is Amir Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is important board questions based on sentence completion. आज हम हैं प्रैक्टिस सेट 2 में, जिसमें हमने कलेक्शन किया है बोर्ड में आए हुए उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार आने की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, बार बार आते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सीधे यही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस पर बेस प्रिपरेशन किया तो एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर हम किन किन बातों का ध्यान रखें वो आपको अभी हम एक एक करके बताएंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन से अलग हमारे दूसरे प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल पर और भी अपलोडेड हैं, जो कि प्रीपोजिशन बेस्ड हैं और सेंटेंस रीऑर्डरिंग बेस्ड हैं, नरेशन बेस्ड हैं और वॉइस बेस्ड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इन सेंटेंस कंप्लीशन को। देखिए सेंटेंस कंप्लीशन में अक्सर क्लोजेस दी जाती हैं। पहला पॉइंट यह है जो आपको नोट करना है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कोई एक वर्ड, दो वर्ड या तीन वर्ड्स लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करें या उसको क्लोज के अंदर कंप्लीट करें। अब क्लोज के अंदर कंप्लीट करने के लिए हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लोज क्या होती है। एक्चुअल में क्लोज किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब वर्ब वाला पार्ट अलग से होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट क्लोज में करते हैं तो वह एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, बजाय हम टालने के लिए यस्टरडे, टुडे, टुमारो लिख करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लें, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। दूसरा नंबर यह है कि आपको बहुत सारी क्लोजेस पर कमांड होनी जरूरी है और क्लोजेस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से निकाल करके उनको समझ सकते हैं। पहला है आई न्यू वेयर। तो वेयर आते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई जब भी हम वेयर लिखते हैं तो जनरली क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, वेयर इज ही। अब आप क्लोज के अंदर यह बात याद रखिएगा कि नॉर्मली हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, लेकिन जब क्लोज के अंदर क्वेश्चन वर्ड किसी कनेक्टर या कंजंक्शन का काम करने लगे तो आपने पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट के बाद अगर की वाली क्लोज है, कि कहां, की कब, की कैसे, जैसे कि यहां पर है मैं जानता था कि कहां, तो इसमें की अंडरस्टूड है। क्वेश्चन वर्ड आने पर दैट नहीं लगाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपने लिख लिया और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपका अगर ये पार्ट पास्ट में है, कि से पहले वाला पार्ट, जैसे मैं जानता था कि वह कहां है, तो हम है में सोचेंगे लेकिन उसको थे में लिखेंगे। अगर कहां से पहला पार्ट पास्ट में है तो आप इसे वॉज में बना देंगे और जो आपका क्वेश्चन मार्क है हट जाएगा। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्लोज के बीच में आता है तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। तो वेयर ही वॉज, तो ये नाउन क्लोज हुआ और जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो हिंदी वही रहेगी जो नॉर्मली हम बोलते हैं, वह कहां है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। इंटरोगेटिव वाला रूल फॉलो नहीं करना, असर्टिव वाला, अफर्मेटिव वाला या नेगेटिव वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सेंटेंस बहुत ही छोटा और सुलझा हुआ होना चाहिए। जनरली एग्जामिनेशन में हम इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस सोचकर लिखने लगते हैं जो आम लाइफ में जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, और एग्जामिनेशन में वो फिर गलत हो जाते हैं और हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बहुत ही छोटी बात लिखें और ऐसा सेंटेंस, ऐसी क्लोज लिखें जो कि पहले से आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आप सही है, एग्जामिनेशन में एक्सपेरिमेंट ना करें। तो क्या हुआ, वेयर ही वॉज, तो वेयर ही इज का वेयर ही वॉज सब्जेक्ट पहले आया और हेल्पिंग वर्ब बाद में।
इसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने दूसरी तरह की क्लोज का लिया है, सुदामा वॉज सो पुअर। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जब आपका सो के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, ओके, सो के बाद जब कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आप क्या करते हैं कि दैट कंजंक्शन लगा करके आगे कैनॉट का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कैनॉट का यूज करें, कैन भी आ सकता है, नॉट हट भी सकता है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी नाउन क्लोज वाली वीडियो समझनी पड़ेगी, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वॉज लिखा है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सुदामा के लिए दोबारा से सब्जेक्ट ही लिखना है और इसके बाद आप लिखेंगे he could not take food with him। तो यहां पर हमने सुदामा इतना गरीब था कि वह अपने साथ खाना नहीं ले जा सकता था, तो यहां पर could not, तो could आया चूंकि ये was है, ठीक है। जब आपका रूल कुछ इस तरह से आए कि पहले so आए, फिर आपका कोई एडजेक्टिव आए, तो फिर आप आगे क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट पहले दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा करके फिर कुड नॉट या कुड या कैन करके नॉट लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस पैटर्न पर हमने क्या किया, इस पैटर्न पर हमने सेंटेंस को पूरा बना लिया, दैट ही कुड नॉट टेक फूड विद हिम। वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। कोई एक सेंटेंस याद रख लीजिए, उसी के पैटर्न पर आपको नया सेंटेंस बना लेना है। इसके बाद अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर, यू कैन गेट गुड मार्क्स। यू कैन गेट गुड मार्क्स का मतलब हुआ कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब अच्छे नंबर ला सकते हैं इफ, अब इस इफ की वजह से आपको इफ के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस इफ क्लॉज से रिलेटेड लेक्चर्स हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से लिंक से आप क्लिक करके इसको समझ सकते हैं कंडीशन सेंटेंस को, यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ। अब थोड़ा इस सेंटेंस को, ये पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 यह है कि जिस सेंटेंस को आप कंप्लीट करने जा रहे हैं पहले उसकी मैचिंग का एक सेंटेंस हिंदी में बना लें, अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश के रूल्स को अच्छे से नहीं जानते हैं। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, ओके। तो मेहनत करेंगे, करेंगे में फ्यूचर आया, इफ के साथ अगर कभी भी फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे तो आपका बनेगा यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। तो अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमें किस तरह से बनाना चाहिए था, अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल वर्क हार्ड, यहाँ विल नहीं बनाना, यू वर्क हार्ड उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। हम आए सेंटेंस नंबर 4 पर। सेंटेंस नंबर 4 पर हमने देखा कि हमें इस क्लॉज के अंदर अनलेस मिला। इस अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, यानी अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें इफ वाला रूल भी यूज करना है और नॉट इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। इफ के साथ अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इफ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आए तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, यानी इफ के जस्ट बाद, ना कि इफ के साथ किसी और पार्ट में। तो ये विल अपनी जगह पर ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर की बात सोचेंगे और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या था कि पहले किसी भी सेंटेंस को आप हिंदी में बना करके इसके साथ जोड़ करके देख लें कि वो इसकी मैचिंग में सही बात कर रहा है कि नहीं। आप विल नॉट सक्सीड, सफल नहीं होंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो इसका हो जाएगा यू डू नॉट वर्क हार्ड और नॉट हट जाएगा क्योंकि अनलेस के अंदर नॉट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, इफ यू अनलेस यू वर्क हार्ड। नॉट इसका अनलेस में आ गया, इसलिए आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। अनलेस के बाद ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, इसका मीनिंग बड़ा प्रॉपर निकलता है, आपको देखने से मतलब नहीं है।
आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड है, इफ अंडरस्टूड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका इफ और नॉट शामिल है, इसलिए नॉट इसमें कनेक्टेड है। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर। तो जब भी आपको नो सूनर दिख जाए, तो इसके साथ आपने पास्ट इनडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अगर यहाँ पास्ट है तो अगले पार्ट को हम इसके नीचे लिख रहे हैं पूरा सेंटेंस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, नो सूनर आने पर आपको सेंटेंस के मिड में देन डालना है। तो नो सूनर और देन का एक कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद अगर ये पास्ट में है तो अगला सेंटेंस आपका पास्ट में होना चाहिए। ही ran away। प्रेजेंट इनडेफिनिट के साथ भी पास्ट इनडेफिनिट आएगा सेकंड पार्ट में, और पास्ट परफेक्ट के साथ भी पास्ट इनडेफिनिट आएगा सेंटेंस के लास्ट में, और पास्ट इनडेफिनिट के साथ भी। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनिट अगर नो सूनर के साथ आए हैं तो बाद में पास्ट इनडेफिनिट ही आपको यूज करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, ही ले ऑन द ग्राउंड एज इफ। अभी हमने वहां पर इफ पढ़ा था, अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं इफ। एज इफ आने पर क्या होता है, कल्पना आती है, ठीक है, इमेजिनेशन होता है, और इसमें आपको वर्ब लगाना होता है हो जाऊं जैसी बातों के लिए, ठीक है, या जैसे कि वह मर गया हो, जैसे कि वह सफल हो गया हो, जैसे कि वह राजा हो। तो या तो जाऊं या जैसे कि, जैसा सेंस हो लगा करके, जैसे कि वह राजा हो। तो अब यहाँ पर राजा वाली बात नहीं है, इससे मैचिंग की बात यहाँ पर सोचिए, ही ले ऑन द ग्राउंड एज इफ, वह जमीन पर ऐसे लेट गया जैसे मर गया हो। तो हो इमेजिनेशन में आया, जैसे मर गया हो, या हो जाऊं, क्योंकि हो जाऊं का सेंस यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा, तो हो वाला आ रहा है, एज इफ ही वर डेड। डेड जो है एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज इफ ही वर डेड। तो एज इफ के साथ आपको हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर ही लगाना है। इसके बाद आता है वर्क हार्ड, आप मेहनत कीजिए। लेस्ट, तो इसे लीस्ट नहीं बोलते, लीस्ट का मतलब होता है LEAST। तो वर्क हार्ड लेस्ट, तो लेस्ट के बाद आपको शुड लगाना पड़ता है। हिंदी में चाहिए आपको प्रॉपर लग रहा हो या नहीं, लगने से कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपर रूल फॉलो करना है। यू शुड फेल, इसका मतलब होता है कहीं आप फेल न हो जाएं, ठीक है, कहीं आप फेल न हो जाएं। तो यहां पर न हो जाएं के लिए आप शुड का यूज करते हैं, और न की इंग्लिश नॉट नहीं लगाते। हम कहेंगे जरा जल्दी जल्दी चलिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको देर हो जाए। तो वॉक फास्ट, लेस्ट यू शुड लेफ्ट बिहाइंड, यू शुड बी लेट, कुछ भी इस तरह से अगला रिजल्ट जो है नेगेटिव देने के लिए आपने शुड का यूज करना होता है लेस्ट आने पर। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब अभी हमने क्लॉजेस की बात की थी, अब यहाँ पर हम एक नया बात जानने वाले हैं। वो बात क्या है कि व्हाट इज कानपुर, व्हाट इज मुंबई, व्हाट इज देहरादून, एनी सिटी। अब यहाँ क्लॉज सूटेबल नहीं होगी क्योंकि पहला पार्ट ही इन इटसेल्फ इनकम्प्लीट है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे व्हाट इज कानपुर फेमस फॉर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, तो वाई मीन्स क्यों होता है, वाई का सब्स्टिट्यूट होता है फॉर व्हाट। तो फॉर व्हाट मीन्स किस लिए, ये वाई मीन्स क्यों, तो एक ही बात आती है। तो यहाँ पर फॉर लगाने की बजाय फॉर को सेंटेंस के लास्ट में अगर हम लगाएं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो व्हाट इज कानपुर फेमस फॉर। तो ये सेंटेंस जल्दी से समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे कंप्लीट करें, तो आप लिखेंगे व्हाट इज कानपुर फेमस फॉर, कानपुर किस लिए फेमस है। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ही केम। अब नीदर और नॉर के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि नीदर नॉर उन वर्ड्स से पहले लगते हैं
जो कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं और जिनमें एक वैरायटी होती है, तो ये दो अलग अलग तरह के डिफरेंट रूप में होते हैं। जैसे कि हम नीदर का यूज करते हैं उस समय जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हों। सब्जेक्ट कैसे कि नीदर आई नॉर माई फ्रेंड वॉज देयर। ओके, अब वर्ब तो होंगी, आई नीदर स्टडीड नॉर टुक रेस्ट, तो आई नीदर स्टडीड नॉर टुक रेस्ट, तो क्या हुआ नीदर स्टडीड नॉर टुक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग वर्ब्स हैं, तो जहां पर वेरिएशन है वहीं पर नीदर नॉर लगाना है। अब अगले एग्जांपल में हम बात करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेकर के। आई बॉट नीदर अ बुक नॉर अ पेन, तो नीदर अ बुक नॉर अ पेन, तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे तो नीदर नॉर वहां हमने यूज किया। अब लेकिन यहाँ पर बड़ी एक नई बात हमारे सामने आई है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब भी ले ली है, यानी सब्जेक्ट भी और वर्ब भी और फिर नीदर लगाया है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि आप नॉर लगाएं और दोनों को बदल दें, नीदर ही केम नॉर हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है, या कोई दूसरा लगा सकते हैं नॉर हिज ब्रदर सेंट अ मैसेज, सेंड अ मैसेज। अगर आप इस सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, नॉर डिड ही सेंड अ लेटर या सेंड अ मैसेज। तो नॉर के बाद जब वही सेम सब्जेक्ट आपको रिपीट करना होता है तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, फिर उस रूल को फॉलो करते हुए आगे बनाते हैं। तो कोई भी एक पार्ट आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये रूल डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस पर हम एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन आपको सेंड करेंगे। लिसन टू, अभी जो आपका लिसन टू है ये बड़ा इनकम्प्लीट सा है, तो आपको नाउन क्लोज याद रखना है। वर्ड का मतलब होता है जो कुछ। हमने रूल नंबर 4 में कहा था कि जो पहले हिंदी बना लीजिए सेंटेंस की, फिर उसके आधार पर आप सेंटेंस पूरा करिए। तो सुनिए जो मैं कहता हूं। अब जो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे लिसन टू व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो, व्हाट आई से, या व्हाट ही सेज, या व्हाट योर टीचर सेज। तो व्हाट का मतलब होता है जो कुछ। तो इसी तरह से अगर आपको कह दे बिलीव इन व्हाट ही सेज, तो आपने सेंटेंस पूरे कर लेने हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर ला पाए हैं। ये सीरीज आगे जारी रहेगी और इन सारी सीरीज के अंदर आने वाली वीडियोस को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और आई होप कि एग्जामिनेशन में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इसी तरह के दूसरे लेक्चर्स में मिलते हैं बहुत जल्द ही आपसे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।